हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सबकी सोच मुख्तलिफ है। चाइना कितनी रैपिड राइज हुई है। इस पिच पे यकीन तो वही कामयाब होता है जो स्वीप बारिश। स्कॉटिश जूनियर पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूएस में हम लोग बेस्ट ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम आगे बहुत अच्छी परफॉर्म करें। कुछ बात करना पसंद करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ जवाद कमाल। आज नाज़रीन, सबसे जो अहम बात है आज की वो ये है कि दुनिया भर में आज वर्ल्ड एक्सेप्टेंस डे यानी कबूलियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है जी। और ये हम जो दिन मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर ऐसी किसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस किया होता है कि जहाँ हमें किसी ग्रुप या समाजी इज्तिमा से खारिज या एग्ज़िट करवा दिया जाता है। और आज का दिन, आज का मकसद उन्हीं लोगों को कबूल करना है और बिल्कुल दिल से कबूल करना है कि जिनसे आपके इख्तिलाफ़ात हैं, इखलाक़ी समाजी इख्तिलाफ़ रखते हैं, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सबकी सोच मुख्तलिफ है। ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले की बात से इख्तिलाफ़ करें। अगर वो हम उसे पसंद नहीं है, किसी ग्रुप में पसंद नहीं है, तो हमें कबूल कर लेना चाहिए कि हमारे उससे इख्तिलाफ़ात हैं या उसके हमसे इख्तिलाफ़ात हैं। और अल्लाह ताला ने भी हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। तो लड़ाई झगड़े छोड़िए, लोगों को दिल से कबूल कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान, हर एवरी इंडिविजुअल जो भी अल्लाह ताला ने बनाया है, हर इंसान खूबसूरत भी है और साथ साथ हर तरह के स्किल से नवाजा हुआ है अल्लाह ताला ने। हर इंसान का अपना स्किल होता है, जो भी है जैसा भी है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अपने माशरे में। बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। अमरीकी सदारत पर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म, नौ मुंतखब अमरीकी सदर आज हलफ उठाएंगे। अमरीका में तब्दीली के साथ दुनिया में क्या तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान को घर पर जीत की कुंजी मिल गई। इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज भी स्पिन अटैक के सामने ढेर। मनपसंद विकेटों पर टीम की जीत पर शायकीन खुश, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स नाराज। कमजोर टीम के खिलाफ हिकमत अमली पर तनकीद हो रही है। कराची में नज़ला जुकाम के शिकार 25% मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने का इंकशाफ। वबा के खात्मे के बाद टेस्ट कराने के रुझान में कमी, वायरस के फैलाव की वजह करार। हालात कितने तशवीशनाक हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और स्क्वॉश की दुनिया में महानूर अली का एक और कारनामा, यूएस जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली पाकिस्तानी फीमेल एथलीट बन गई। फख्रे पाकिस्तान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। और डोनाल्ड ट्रंप आज हलफ बर्दारी उनकी होने जा रही है। अमेरिका में खूब गहमा गहमी है। वो अमेरिका के 47वें सदर बनने जा रहे हैं और दूसरी मरतबा वो खुद भी इंडिविजुअली अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे। ऐसा ही है। अमेरिका में हुकूमतों की तब्दीलियाँ पूरी दुनिया की खारजा पॉलिसियों की राहों का इंतखाब करती है। कहीं माशी और कहीं सियासी एतबार से दुनिया की सुपर पावर का ताकतवर तरीन तर्ज हुकूमत ज़रूर असरअंदाज होता है। और हमारे खत्ते की अगर बात करें तो उसमें भी नई अमेरिकी हुकूमत को लेकर काफ़ी हलचल है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके तनाज़ुर में ट्रंप के इक़्तिदार में आने को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। बहुत सारे मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि जो पहले 6 माह हैं, नवंबर में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने दो टोक बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियासत के ताल्लुकात रियासत से होते हैं। ऐसे, लेकिन जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस अज़्म का इजहार किया है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखेंगे और ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। और आपको इस बारे में ये भी बताएं कि जो नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नए निज़ाम में पाकिस्तान को क्या सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, मुमकिन है इसके असरात क्या होंगे उनके आने के बाद में इस पूरे साउथ एशिया में। ख़ास तौर पर इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कसूरी साहब से भी बात करेंगे। अभी आपको ये बताएं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हलफ बर्दारी करने जा रहे हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं वहाँ पर सोनिया?
बिल्कुल ऐसा ही है, तैयारियां हो गई हैं और तैयारियां हमारे यहाँ भी हो गई हैं। हमारी भी जो ट्रांसमिशन है वो आप देख सकेंगे और उसमें हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी। हम लाइव होंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और हम तो पिछले 3-4 दिन से ही इस पे ऑन एंड ऑफ ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हाँ, बोल्ड न्यूज़ जो है वो पहले भी जब इलेक्शन थे तो बहुत स्पेशल ट्रांसमिशन जो थी हमारी जारी थी उस इलेक्शन को लेकर, यूएस इलेक्शन को लेकर। इस बार भी इनॉग्रेशन पे भी हमारे एंकर पर्सन भी वहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर एंकर आदिल अब्बासी साहब, और हमारी जो रिपोर्टिंग का पैनल है वो भी हमें लम्हा ब लम्हा तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहा है। हमने बता दिया था अपने नाजरीन को कि जो आउटडोर तक़रीब होनी थी जिसमें 25,000 गेस्ट आने थे, अब वो इंडोर कर दी गई है। वो क्यों कर दी गई है ज़रा आप बता दें। वो इसलिए कि सर्दी जो इतनी ज़्यादा है वहाँ पर, टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, स्नोफॉल हो रही है, सो ऑब्वियसली आउटडोर तो कोई भी सेरेमनी होने से रही, सो उन्होंने अब उसको इंडोर कर दिया है। आज भी -9 बताया जा रहा था वहाँ पर, जहाँ पे हमारे फ्रिज का टेम्परेचर हर बर्दारी होनी है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दी है। इतनी ज़्यादा गेस्ट को मदऊ कर लिया गया है, गेस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं जी। इसी पर जब बाद हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी की। पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं, क्या हमें खारजा पॉलिसी अपनानी चाहिए, इस पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। यू ऑल नो हरारी ने अपनी किताब 21 चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी में डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब को एक सानहा करार दिया था। अब ये सानहा एक बार फिर से रोनुमा होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज अपने नए दौर इक़्तिदार का आगाज करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में ट्रंप की ये ट्रंप कैसी होगी? देखिए, ये एक दुनिया में एक लहर आई है, राइज ऑफ द राइट, और इससे अमेरिका में नहीं है, हिंदुस्तान में आपने देखा है, इससे पहले ब्राज़ील में भी थी, अब आप वेस्टर्न यूरोप में देखें बहुत सारे, जर्मनी में राइज है, ऑस्ट्रिया में राइज है, पोलैंड में है, फ्रांस में है। तो इसलिए कोई एक फिनोमेना आया जो कि उसमें एक फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये जो सोशल मीडिया की राइज है, जिसने काफ़ी बुरी तरह से मुख्तलिफ़ कौमों को डिवाइड कर दिया, और कोई बल्कि घरों में भी लोगों के इख्तलाफ हो गए, क्योंकि पहले एक ज़माने में कोई ना कोई फ़िल्टर्स होते थे, कोई एडिटोरियल कंट्रोल्स होते थे, और लोग कई दफ़ा एक ऐसी सोर्स पे जाया करते थे, पाकिस्तान में ही देख लें जो बड़े बड़े अखबार हैं, देखते थे कौन उसका एडिटर है, रिपोर्ट किसकी है, ताकि उनका वक्त ज़ाया ना पड़ने में। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रही, अब जिसकी जो मर्ज़ी करे, एक मादर फिर आज़ाद मामला हो गया है। और सरेदस्त जो फ़ायदा हो रहा है, ये जो हमने देखा है वो राइट की राइज़ है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि वो बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं इशूज़ को। मतलब हिंदुस्तान में जितने मसले मुसलमानों की वजह से हैं, जर्मनी में जब हिटलर आया तो उनका जितने मसले यहूदियों की वजह से हैं, और अब जो राइट में वो कहते हैं जितने मसले हैं वो हैं रेफ्यूजीज़, ये जो हमारे पास बाहर से लोग आ गए हैं, इनको बाहर निकाल दो, इनकी वजह से है, इस्लामोफोबिया हो गया है। तो एक ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन देयर इट इज़। तो अकेले प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं, यहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, वो एक सेपरेट इशू है। अब उनके आने से देखते हैं हमें कि जो उन्होंने पहले थ्रेट की थी कि उसको कोशिश लग रहा है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है, ये जो इज़राइल की और उसकी हमास की जो सीज़ फायर हुई है, इसमें अकेले प्रेसिडेंट आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रेसिडेंट बाइडन की नुमाइंदगी नहीं हो रही थी। जो लोग वहाँ गए थे उनमें वो लोग भी थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नुमाइंदगी कर रहे थे, बल्कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नुमाइंदगी काफ़ी करख्त अंदाज में की गई है। और उनको कहा गया था इजराइल मिनिस्टर को कि आप हालांकि वो सब्त यानी कि वीकेंड या इतवार वाले दिन काम नहीं करते, उनका हमारे पास कोई टाइम नहीं, इसी पे काम होगा। तो अब उन्होंने एक किस्म का प्रेशर डाला है। मैं ये कह रहा कि हालांकि ट्रंप और उनके जो बहुत से साथी हैं जिन कैबिनेट पोस्ट में हैं, वो आउट एंड आउट इजराइल का सपोर्टर है, और पहली दफ़ा भी हमने देखा था
कि जब वो इक़्तिदार में। कसूरी साहब, आपने बताया कि जो बातचीत हुई इसराइल और हमास की, उसमें सिर्फ बाइडन इंतज़ामिया के लोग नहीं बल्कि ट्रंप इंतज़ामिया के लोग भी शामिल थे, और इंतखाबी मुहिम में भी ट्रंप का कहना था कि वो इक़्तिदार में आने के बाद जंग को ख़त्म करवाएंगे। तो क्या ट्रंप ने आने से पहले ही जंग को ख़त्म करवा दिया था, ये क्रेडिट उन्हें जाता है, या फिर ये टाइम ही ऐसा था कि जंग ख़त्म होनी ही थी? नहीं, कुछ बना क्रेडिट तो जाएगा ना, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको तो कीमा बना दिया गया था। और जिस हिसाब से प्रेसिडेंट, एक फ़र्क है, जो प्रेसिडेंट बाइडन थे वो लिप सर्विस तो करते थे ह्यूमन राइट्स की, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन आपने देखा है, जिस तरह परख चढ़ा दिए गए थे, जेनोसाइड हो रही थी, और आईसीसी ने तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके अरेस्ट वारंट्स भी इशू कर दिए थे नेतन्याहू के और उनके जो मिनिस्टर थे, वॉर मिनिस्टर। तो इसमें अगर आप उस लिहाज से देखें, लेकिन फुल सपोर्ट थी प्रेसिडेंट बाइडन की, और वो हथियार भी दिए जा रहे थे जिनसे वो किलिंग भी हो रही थी। यानी या तो होता ना कि कम से कम बरतानिया ने दिखावे के लिए कोशिश की थी कि हम आपको ये वेपन्स नहीं देंगे जिससे आप मास कैजुअल्टीज़ अमेरिका करते हैं इसराइल में, अब ऐसा इधर पैलेस्टाइन में, फ़लस्तीन में। अब ये कि इन्होंने तो वो भी नहीं परवाह की, बस कहते रहे लिप सर्विस के जी आप रोकें, और परवाह भी नहीं कर रहा था जी। जो नेतन्याहू था, या ये था कि वो सोचता था कि ये सीरियसली प्रेशर भी नहीं मुझ पर डालेंगे, जो कि नहीं डाल रहे थे। लेकिन ट्रंप का था कि जो बिल्कुल ठीक है। कसूरी साहब, मिडिल ईस्ट की तो बात हो गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया रीजन की बात करें। यहाँ पर इंडिया में जो एक कैंपेन चलाई गई थी, एंटी ट्रंप कैंपेन, ट्रंप के खिलाफ थी, क्योंकि इंडियंस जो है वो कमला हैरिस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो एक सोच इंडिया में है कि शायद ट्रंप और मोदी के अब ताल्लुकात वैसे नहीं रहे जैसे माजी में हुआ करते थे। अगर वाकई ऐसा है तो फिर खारजा पॉलिसी के अतबार से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, वो ये मैं नहीं समझता कोई इम्पोर्टेंट इशू है। उसकी वजह यह है कि जो ये ठीक है, कमला हैरिस को काफ़ी इंडियंस ने सपोर्ट किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी है कि इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी बेगम जो है वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं और जो रिपब्लिकन हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कुछ और है, वो ये है चीन का फैक्टर है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान बड़ा क्लियरली कोशिश करेगा कि जो ट्रंप इंतज़ामिया से ताल्लुकात अच्छे करे, क्योंकि उससे ख़राब तो हो नहीं सकते जो प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में थे। तो चांसेस तो ये हैं कि इम्प्रूव होंगे, लेकिन क्या कितने इम्प्रूव हो जाएंगे? उनके तो पूरे दौर में आपको पता है कि कभी उनके सेक्रेटरी स्टेट भी पाकिस्तान नहीं आए। जब वो थे यहाँ प्रेसिडेंट बाइडन, उनकी इंतज़ामिया जो थी उसका बिल्कुल मुख्तलिफ एटीट्यूड था। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कम हो गया है पाकिस्तान में जब से अफ़गानिस्तान से उनकी फ़ौजें निकली हैं, और उनको ये भी फीलिंग है कि भाई पाकिस्तान ने जो है शुरू में बड़ी सपोर्ट की थी तालिबान की, और शायद ये कि कुछ सियासी क़ुव्वतें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रो ये थी जो तालिबान है, और उन्होंने खुशी भी मनाई थी जब अमेरिकन फोर्सेस जो हैं जब वो वहाँ से निकलना पड़ा था। तो इसलिए ये पाकिस्तान को असल में अगर कुछ होगा तो सिक्योरिटी में, और हो सकता है कोई कोऑपरेशन हो जाए अगर अमेरिका को वाकई ये ख़तरा हो कि जी ये जो वहाँ ये इस्लामिक स्टेट के एलिमेंट्स जो हैं वो पनप रहे हैं और वो अमेरिकन होमलैंड पे हमला कर सकते हैं, फिर तो पोजीशन और है, तो कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि क्योंकि उनका कलीदी जो या उस इलाके में उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हिंदुस्तान से हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान खुला कह रहा है कि हाँ इंडिया चीन को कंटेन करना चाहिए और हम आपके साथ हैं, और उसने अपने एक्शन हालांकि कोशिश की है थोड़ा बहुत दोगलेपन की, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है चाइना की रिलेशनशिप जो है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उन इंडिया को सूट करती है। हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं,
ना हमारी पब्लिक ओपिनियन जी, इसको बिल्कुल। बर्दाश्त करे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कसूरी साहब अगर के माजी के दौर से इस दौर को देखें तो एक बड़ी तब्दीली ये भी है कि इस बार ट्रंप के कैबिनेट में एलॉन मस्क जैसी पर्सनालिटी शामिल है, और एलॉन मस्क इक़्तिदार में आने से पहले ही जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये जो ट्रंप की इसमें आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या देख रहे हैं? एलॉन मस्क को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का बनाया जाएगा, क्या बनेगा अब उसका? देखिए, अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतना आसान नहीं। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है, और ये इसका अमेरिका में भी एहसास है। चाइना की इतनी रैपिड राइज हुई है, और जिस तरह रूस ने डिफाई किया है वेस्टर्न एफर्ट्स को, क्योंकि वेस्टर्न एफर्ट्स एक तो ये था कि जब वार्सो पैक्ट ख़त्म हुआ है तो रूस में ख्याल था कि नेटो जो है शायद वो भी नहीं रहेगा, और सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद ये हो रही थी एफर्ट्स उस वक्त की रशियन लीडरशिप कि वो वेस्ट का हिस्सा बन जाए, यूरोप के करीब हो जाए। लेकिन ना ये कि नेटो कायम और दायम रहा, बल्कि पूरी कोशिश की गई कि जो साबिक ऐसी टेरिटरीज़ थी, ऐसे ममालिक जो सोवियत यूनियन के या हलीफ थे या उसी के रियासत के मेंबर थे, पुरानी रियासत यूएसएसआर के, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। और यूक्रेन उसकी ज़िंदा मिसाल है, जिसको पूरी कोशिश की जा रही थी यूरोप की तरफ से कम कि इसको करीब लाया जाए, यूरोप के करीब और नेटो के करीब, जिसकी वजह से फ़ैसला किया उन्होंने रेजिस्ट करने का। इससे पहले लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, वो जो रियासतें हैं वो भी नेटो में आ गईं और यूरोप के करीब हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन हालात में कितना कर लेंगे अफेक्ट। अगर वो कहते हैं मैंने जंग नहीं करनी, और जंग अगर वो करेंगे तो जो उनकी दावा है कि वो अमेरिका की इकोनॉमी को रिहेबिलिटेट करेंगे, उसको वर्ल्ड नंबर्स 1 एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और उसको मागा जैसे बिल्कुल ऐसी है, पॉलिसी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई जाएंगी, इसकी तवक्को भी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से, और वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल भी अमेरिका में माने जाते हैं। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। अब चलते हैं कुछ स्पोर्ट्स की मैदान से ज़रा बात, बड़ी अच्छी खुशखबरियाँ आ रही हैं। अच्छी खुशखबरी आ रही है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे के 2 मैचेस की सीरीज़ में जो है ना 1-0 की सबकत हासिल कर ली है, और 251 रन्स के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में जो है वो ढेर हो गई थी, 127 रन पर आउट हो गई थी। और आपको ये भी बताएं कि बहुत ज़्यादा लो स्कोरिंग गेम माना जा रहा था। जब पाकिस्तान 260 रन का टारगेट ऑलमोस्ट मिला था वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए, तो ये कहा जा रहा था कि शिकस्त पाकिस्तान के सामने है, लेकिन उमूमी तौर पे चौथी इनिंग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और वो हुआ बिल्कुल। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म को जारी रखा और कमाल कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया उन्होंने। तो इस पर बात कर लेते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों को, अस्सलाम वालेकुम, और दुनिया भर में जितना बोर्ड न्यूज़ देख रहे हैं, मॉर्निंग शो देख रहे हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, बड़ा ज़बरदस्त अपनी फॉर्म को होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने जारी रखा। स्पिनर एक बार फिर से कामयाब रहे, साजिद खान हो, नुमान अली हो, इस बार तो अबरार ने भी अपना हिस्सा डाल दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। ओवरऑल आप मैच में पाकिस्तानी स्पिन बॉलिंग की यकीनी तौर पे नज़रअंदाज नहीं किया था, तो उसकी फॉर्म को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा टॉस जीता शान मसूद ने, और टॉस जीतने का भरपूर फ़ायदा उठाया, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर अगर टॉस की बात की जाए, जैसे कि मैंने हर चीज़ आपको याद होगा, मैंने हर चीज़ बताती, ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे, और मैच मुल्तान टेस्ट में 3 स्पिनर खेलेंगे। ये क्रेडिट तो आप मुझे देना पड़ेगा आपको, जो बोला वो क्रिकेट खेला। हुरैरा का टेस्ट डेब्यू बोला, वो टेस्ट डेब्यू हो गया। फोक का बताया, फोक हुआ 1 बजे। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, जिसको चाहे इज्जत दे, ये तो अल्लाह के मामलात होते हैं। मेरी पेशेंट को यही था, फोक होगी, 1 बजे मैच शुरू हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर ने 3 विकेटें हासिल कर दी, और पाकिस्तान की एक फास्ट बॉलर संभल नहीं पाया। 3 विकेटें गई, 40 3 विकेटें
पाकिस्तान की आउट हो जाए। मगर सऊद शकील और रिजवान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली इस पिच पे। यकीनी तो वही कामयाब होता है जो स्वीप मारे, जो रिजवान ने स्वीप मारे, सऊद ने स्वीप मारे। वो पाकिस्तान के क्रिकेटर ने, खासतौर स्पिनर ने बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली। मगर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूरी टीम आउट हो जाती है। और पाकिस्तान की जितनी अगर आगे की बात की जाए, कामरान की बात की जाए, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और क्रेडिट जाता है वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने इस मैच में 9 विकेटें हासिल की हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उनको अगर अंडरस्टिमेट हम नहीं कर सकते। मगर फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर दूसरे दिन की बात की जाए, वेस्ट इंडीज की टीम 57 पे जो उनके 7 आउट हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान के साजिद खान और नुमान ने 5 विकेटें हासिल की, साजिद ने 4 विकेटें हासिल की। मगर वेस्ट इंडीज के मिडल ऑर्डर ने इतना रन को बढ़ाया, 157 रन तक ले गए। मगर फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, किसको पता था, हमने भी यही कहा था फॉलो ऑन दे दीजिए, फॉलो ऑन पाकिस्तान ने दिया। मगर कमांड इनिंग खेली, कप्तान इनिंग खेली, मैन ऑफ द कराची इनिंग खेली शान मसूद ने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर हुरैरा जो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था ये पहला टेस्ट मैच खेल रहे। इतनी मुश्किल विकेट जो टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ क्वालिटी टेस्ट मैच में खेलने के लायक नहीं होती, उस बच्चे ने 29 रन बनाए, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, उसे जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर शान की कप्तानी सवाल निशान छोड़ के जा रहा है। 3 स्पिनर अबरार, साजिद, नुमान। मगर दूसरी इनिंग में बहुत ही वाज़ेह तौर पे उसने अच्छा इस्तेमाल किया। साजिद के साथ अबरार जो टेस्ट क्वालिटी के बॉलर है, 35 से ज़्यादा टेस्ट विकेटें ले चुके हैं, उससे अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की। तो और क्रेडिट पाकिस्तान की मैनेजमेंट आकिब जावेद को जाता है। जब से आकिब जावेद आए, उन्होंने पाकिस्तान का जो कहना चाहिए अपना जो होम। अच्छा साजिद साहब, आप आकिब जावेद साहब की तो आपने बात की है, मैं आपको यहाँ पर टोकूंगा। आकिब जावेद साहब बिल्कुल यही कहा करते थे कि स्पिनर्स के साथ उतरो और उसके बाद में परेशान कर दो सामने वाली टीम को और मैच जीत जाओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो जैसा वो सोचते थे, जैसा वो कहते थे, तो वो तज्जिया देते थे। लेकिन बीइंग अ क्रिकेट एक्सपर्ट हर दिन आपका तो नहीं होता ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि साजिद और नुमान को वेस्ट इंडीज़ अगले मैचेस में पढ़ लें, अबरार को पढ़ लें। हमारी फास्ट बॉलिंग का शोबा कहाँ है टेस्ट मैच के अंदर, जो हमारी स्पेशलिटी हुआ करता था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फास्ट बॉलिंग के बगैर क्रिकेट ही नामुकम्मल है। आप शाहिन अफरीदी को रिलीज कर देते हैं, शाहिन अफरीदी क्यों नहीं खेल सकता रेड बॉल के टेस्ट मैच? एक फास्ट बॉलर आप खिलाए। आकिब जावेद जब तजिया करते थे तो यकीनी तौर पर सऊद शकील के लिए कहते थे छोटे छोटा हाथ है, क्या शॉट खेलेगा, क्या आउट कर। आकिब जावेद तजिया करते थे तो ये कहते थे बाबर का आउट नहीं करो, 20 ओवर पूरे खिलाओ, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब लोग आ जाते हैं, कोच बन जाते हैं, तो अपनी मर्जी चलाते हैं। मर्जी उन्होंने चलाई और मर्जी के तहत जो टीम खिलाई। मगर आप ये देखें ना, जब बांग्लादेश आपकी होम सीरीज में आगे टेस्ट मैच हरा के चले जाता है, पाकिस्तान की तारीख में होम सीरीज हार जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारते हैं, 2 टेस्ट मैच जीतते हैं उसी पिच पे जिस पिच पे ये टेस्ट मैच खेला गया। आपके साथ मैंने कहा था उसी टेस्ट मैच पे मैच होगा जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ, वही टेस्ट मैच हुआ। अब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हुआ है, पाकिस्तान 2 दिन में टेस्ट मैच जीत गया। ये क्वालिटी क्रिकेट थोड़ी हुई है। आकिब जावेद की हिकमत अमली भी काम फिलहाल तो काम कर रही है, लेकिन हमें फास्ट बॉलिंग के शोबे को भी बेहतर करना होगा। अच्छी खबर है, पाकिस्तानी टीम ने वेस्ट इंडीज को पहले मैच में शिकस्त दी। साजिद खान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, आपको बहुत शुक्रिया। और अब जो है वो वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अच्छी खबरों की बात हो रही है तो एक और खुशखबरी और अच्छी खबर है। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर्स महानूर अली और सैरिश अली, जिनकी पाकिस्तान में भरपूर पहचान भी हो गई है, उन्होंने दुनिया भर में धूम मचा कर रखी है। दोनों बहनों की फतोहात का सिलसिला जारी है और अब इन्होंने वर्ल्ड स्क्वॉश टूर्नामेंट भी अपने नाम कर लिया और दोनों बहनों ने मुल्क को कौम का नाम रोशन किया, कई टाइटल्स अपने नाम किए। बिल्कुल ऐसा ही है। साल 2024 की तरह साल 2025 में भी फतोहात का सिलसिला जारी। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल हासिल कर लिए। गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में महानूर अली ने भारत की जो थी वो प्लेयर थी उनको शिकस्त दी, और जो अंडर 15 थी सहरिश, उन्होंने कामयाबी हासिल की। और आपको बताते चलें कि स्क्वॉश स्टार महानूर अली जो हैं वो US जूनियर ओपन चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाली
पहली पाकिस्तानी खातून तो नहीं है, बच्ची हैं, बन गई, आए हैं, दोनों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर, अस्सलाम वालेकुम सहरिश, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह, एक मरतबा फिर एक बड़ा टाइटल आपने अपना नाम किया है, क्या फीलिंग्स हैं? थैंक यू सो मच हमें आज इनवाइट करने के लिए। बहुत ज़्यादा 2025 आप लोगों के लिए लकी रहा, आगाज़ ही आप लोगों ने गोल्ड मेडल से किया है, मज़ीद क्या इस साल के लिए प्लानिंग सोच रखी है? इंशाल्लाह ट्रेनिंग करेंगे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं इस साल में जिनके लिए जिनमें वर्ल्ड जूनियर भी शामिल है, एशियन जूनियर भी शामिल है, तो वो बहुत टफ भी होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फिर डबल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जूनियर से, तो हम लोग इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जो अभी वाला आपने जीता है उसके लिए कोई ख़ास स्ट्रैटेजी ज़रूर डिज़ाइन की होगी, क्योंकि मुझे याद है जब आप शो में भी लास्ट टाइम आई थी आपने बताया था कि जब आने वाला होता है कोई टूर्नामेंट तो आप लोग दिमाग में एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं, स्पेशल उसकी ट्रेनिंग्स करते हैं, तो इस बार की ट्रेनिंग्स कैसी थी? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यूएस जूनियर ओपन हम लोग खेले थे, तो हमें बहुत नया एक्सपीरियंस मिला था कि वहाँ के यूएस के प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, और ज़्यादातर स्कॉटिश में भी बहुत डिफरेंट प्लेयर्स थे, तो हमें एक एक्सपीरियंस मिल गया था गेम का, और जो है तो हमारी गेम भी थोड़ी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई थी, क्योंकि हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहे थे K2 स्क्वॉश में, तो स्कॉटिश जूनियर पे हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरी दोनों बहनों ने भी, मैंने भी, मैं जीती, फाइनल बहुत अच्छा हुआ, मेरा फाइनल इंडिया से था, तो बहुत अच्छी जो है तो हमारा मैच हुआ, ओवरऑल बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया। अच्छा सहरिश, आप भी ये बताइएगा कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं फील्ड में आप लोग, तो जो मुकाबला है वो भी अब सख्त होता चला जाएगा, अच्छे प्लेयर सामने से आएंगे, तो उसके लिए क्या आप लोगों ने अब तैयारी कर रखी है? आप जैसे बताया कि मानूर बता रही थी कि 2025 में बड़े प्लान्स हैं, तो प्लेयर्स भी बड़े बड़े ही होंगे जब आप लोगों के सामने आएंगी, तो उनसे तैयारी के लिए मज़ीद क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि हमने पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी गेम थोड़ी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम लोग यूएस में ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ की प्लेयर्स और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान से, तो हम लोग आई गेस 1 महीने या 2 महीने के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ऑस्ट्रेलियन जूनियर खेलेंगे, और उसमें मेरी तो डिफरेंट कैटेगरी होगी, मानूर से 15 है, तो मेरे लिए काफ़ी टफ फाइट्स होंगी, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, और यूएस में हम लोग बेस्ट ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे मानूर ये बताइए कि माशाल्लाह आपने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, सो क्या हुकूमत की तरफ से कोई पज़ीराई मिली? कोई हुकूमत ने आपको बुलाया हो किसी चाय पे, आपको एक्नॉलेजमेंट मिली हो ऊपर की सतह पर से, मतलब कुछ ऐसा हुआ, कोई आया आपके पास? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई, मैं जो है तो जब आई 2 टाइटल्स लेके, तो किसी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया हुकूमत की तरफ से, हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि दूसरी साइड पे लड़कों को उनने अभी तक सिर्फ 2 लड़के जीते हैं, जिनमें से और मैं पहली लड़की पाकिस्तान की जो यूएस जूनियर ओपन जीती और इंटरनेशनल टाइटल्स जीती आ रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई, क्योंकि लड़कों को उनने बहुत ज़्यादा जो है तो अप्रिशिएट किया, उन साथ मैं कहूँगी कि बहुत सपोर्ट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ कि मुबारकबाद का मैसेज भी नहीं आया आपको हुकूमत की तरफ से? मैं भी सेम टाइटल, लेकिन उन्हें जो है तो जितनी सपोर्ट और जिन्हें अप्रिशिएशन मिल रही है उतनी मुझे नहीं मिली। चले, हिम्मत नहीं आ रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि जब हुकूमत भी आपको अप्रिशिएट करेगी। अच्छा, मैं आपसे ये भी मानूर आपसे ही पहले सवाल करना चाहूँगा, आप गोल्ड मेडल जीती हैं, फाइनल में किसी लम्हे ऐसा लगा हो, एक प्लेयर के जहन में आ जाता है कि नहीं ये मैच हाथ से निकल रहा है और मुझे अब टफ फाइट करनी है, उस वक्त क्या जज्बात होते हैं? बिल्कुल, मैं हर मैच में बहुत अंडर प्रेशर थी, बहुत डरी हुई आप कह सकते हैं, क्योंकि प्लेयर पे प्रेशर होता है ऑब्वियसली, जब आप मैच खेलते हो दोनों प्लेयर्स पे प्रेशर होता है, लेकिन जो उस प्रेशर को कॉन्फिडेंस में बदलता है तो वो जीता है, तो मैंने वही किया, और मैंने जो है तो मेरे हर मैच में मैंने बहुत कोशिश की ताकि मैं गलत शॉट मिस्टेक्स ना करूं और ज़्यादातर अच्छा खेलूं, और मैं खेली अच्छा, मैंने कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे मैचेस खेले, मैं बहुत खुश उस पर। बिल्कुल। अच्छा, वैसे सहरिश और मानूर, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हुकूमत की जानिब से आपको कोई पज़ीराई मिले या ना मिले, लेकिन बोल्ड के प्लेटफॉर्म से आप और आप जैसे जितने भी स्टार्स हैं, हम उनको ज़रूर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, आप सब हमारा फ़ख्र हैं।
और आप हमारी जान हैं, क्योंकि आप तो इतनी मर्तबा स्टूडियोज़ में आती हैं और जब आती हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बात करती हैं माशाल्लाह से, और उसके बाद हम जब जा रहे हैं जीत के आएंगे, तो हमें भी पता होता है महानूर और सैरिश जा रही हैं जीत के ही आएंगे। बिल्कुल, हुकूमत याद करे नहीं करे लेकिन बोल आप लोगों को भूलने नहीं देगा। हुकूमत का भी दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे और आवाम को भी बताते रहेंगे कि ये भी हमारी स्टार है, शाइनिंग स्टार है। एब्सोल्युटली। चले, टाइम जो है वो कम रह गया। सैरिश और महानूर, एक एक कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें, चाहे वो हुकूमत को या किसी को भी हो। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने स्पॉन्सर सफायर के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हर एक टूर्नामेंट और हर एक इवेंट के लिए स्पॉन्सर किया। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी जो तो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वो चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हम जैसे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, लड़कियों को खास कर, और जो मतलब टाइटल्स लेके आती है, जो परफॉर्म करती है, तो उन्हें सपोर्ट किया जाए इससे पहले कि वो भी और हमारे प्लेयर्स की तरह जो है तो खेलना बंद कर दे या फिर डीमोटिवेट होकर छोड़ दे स्पोर्ट्स। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आप दोनों। महानूर एंड सैरिश, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और अगले जितने उसके लिए जो है ना अभी से मुबारकबाद। हमें पता है आप जीत के ही आएंगे। जवाद, एक चीज़ है जो मुझे ज़रा दिल को लगती है कि हम जो सोशल मीडिया के स्टार्स होते हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में स्पेशली मेल्स या बॉयज़ होते हैं, उनको काफ़ी प्रमोट किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लड़कियों को अभी तक उस तरह की पजीराई नहीं मिलती है। और सैरिश ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि हुकूमत सपोर्ट करे, ऐसा ना हो कि जो दीगर फीमेल प्लेयर्स हैं वो फिर डिमोटिवेट होकर खेलना ही छोड़ दें। तो हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, आप भी हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी अहम बात इन दोनों बहनों की मुझे वो ये लगी कि कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद टाइटल पर टाइटल ला के दिए जा रही है पाकिस्तान को, क्योंकि उनकी फैमिली से बहुत उनको सपोर्ट है ना, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वही फैमिली की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। अब यहाँ वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और नई स्टोरीज के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से। वो तकरीब आउटडोर जो है वो होनी थी, लेकिन अब वो इनडोर हो रही है क्योंकि इस वक्त वाशिंगटन में सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और इससे पहले 1985 में भी रोनाल्ड रेगन की हल्फ बर्दारी भी इनडोर हुई थी। और जो ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी है वो उसमें दुनिया की 3 अमीर तरीन शख्सियात, जिनमें जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया देखना चाहती है, और वो एक साथ बैठे नजर आएंगे आज एक उसमें। और आलमी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद तकरीब में शरीक होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शिरकत की दावत नहीं दी गई है, जबकि कल ट्रंप और उनकी जो वाइफ से जब वो वाशिंगटन पहुंचे तो शानदार आतिशबाजी से जो है उनका इस्तकबाल हुआ और बड़ी गज़ब की तकरीब रही है। और अभी तो तकरीब होनी है। अमेरिका के जो 9 मुंतखब सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर दी है। पॉलिसी जो है वो फौरी तौर पर वो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। जो डॉलर है उसका नाम ट्रंप रखा गया है और करेंसी लॉन्च होते ही उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतादिद और भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ भी ली जा रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम है, पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो है जी आज की जो तकरीब होने वाली है। उस तकरीब पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो 25,000 के करीब मेहमान बुलवा लिए। वाह, चलिए इसी पर बात करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा बोल न्यूज़ मौजूद हैं जो कि वाशिंगटन डीसी से हमें कनेक्ट किए हैं, और उनका नाम है कौसर जावेद। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर जी। वालेकुम अस्सलाम। चलिए सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे हम आपसे कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बहुत बड़ी तकरीब है, दुनिया की नज़रें इस तकरीब के ऊपर लगी हुई हैं। पहले ये तकरीब जो थी वो आउटडोर होने वाली थी, लेकिन वेदर अपडेट्स जो हैं वो ऐसी आ रही हैं कि शदीद सर्दी है इस वक्त, तो ये अब इंडोर पे चली गई है। ज़रा सूरत हाल से हमें आगाह कीजिए कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इस हवाले से। जी, ये बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में जैसे कहा कि 1985 में जब रोनाल्ड रेगन की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उस वक्त भी इसी तरह ये वेदर जो मौसम था शदीद हो गया, चेंज करना पड़ा। उसके बाद 40 साल के बाद जो वाशिंगटन एरिया में सर्दी की लहर है, गुज़श्ता 15 दिन से शदीद मौसम और बर्फबारी भी है, लेकिन ख़ास तौर पर जो कल का दिन है यानी आज, अब आपके जो वक्त के मुताबिक यहाँ के मुताबिक भी आज है मंडे जनवरी 20th, तो नुक्ता जो है वो जो टेम्परेचर है वो माइनस में आ जाएगा कल। इस वजह से कि हज़ारों लोग जो ऑडियंस होते हैं जो मामूल के मुताबिक तो जो
कैपिटल हिल है वो उसके सामने जो मॉल है उसमें हज़ारों लोगों के खड़ा होने की बैठने की गुंजाइश वहाँ पे मामूल के मुताबिक होती है हर 4 साल के बाद। लेकिन सर्दी की शदीद लहर की वजह से इसको अंदर कैपिटल हिल के अंदर ही कर दिया गया है, जहाँ सेनेट और कांग्रेस के जो जैसे हमारी कौमी असम्बली है उस वो बिल्डिंग है ये, उसमें अंदर अब कर दिया गया। वहाँ पे 300-400 लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें अरकान कांग्रेस होंगे, साबिक सदूर होंगे, जो कैबिनेट मेंबर हैं डोनाल्ड ट्रंप के वो होंगे, और चीफ जस्टिस और जो रिलीजियस रहनुमा जिन्होंने दुआ करनी है वो होंगे। जी तो कौसर, एक तो ये बताइएगा बाकी मेहमान तकरीब में फिर इसका मतलब है शिरकत नहीं करेंगे, और दूसरा ये भी बता दीजिए पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन इस अहम और बड़ी तकरीब में शिरकत करने जा रहा है? वैसे सरकारी तौर पे तो अभी मेरे इल्म में नहीं है कि कोई भी सरकारी तौर पे इस इनॉग्रेशन में इनवाइटेड नहीं है, लेकिन जो एक गेस्ट होती है, एक इनका ग्रुप है अमेरिकन जो प्रेयर ग्रुप है, वो तकरीबन उसमें 5000 लोग होते हैं। फरवरी के पहले वीक में वो जो प्रेसिडेंट है हर साल यूनाइटेड स्टेट के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो एक ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हैं। उस लिस्ट में पाकिस्तान के जो लोग हैं तमाम पार्टियों से है, पीपल्स पार्टी से भी, पीटीआई से भी, और जो मुस्लिम लीग है उससे भी, वो लोग जो पूरी दुनिया से लिस्ट पे हैं, इस दफ़ा सीक्रेट सर्विस ने वो लिस्ट जो है वो भी इसमें इनवाइटीज में शामिल कर ली है। उस हवाले से जो पाकिस्तान की शख्सियात हैं वो इनवाइटेड हैं उस लिस्ट में, लेकिन सरकारी तौर पर मेरे नॉलेज में नहीं है, और मेरा ख्याल है कि सरकारी तौर पर पाकिस्तान से किसी को भी दावत नहीं है इस बड़ी अहम तकरीब। ठीक है, कौसर जावेद वाशिंगटन डीसी से हमें अपडेट कर रहे थे इस अहम तकरीब के बारे में, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तकरीब हलफ बर्दारी होनी है, उसमें जो है वो 25,000 के बजाय 8,000 मेहमान जो हैं उनके लिए तकरीब सजाई गई है। सर्दी तो पाकिस्तान में भी बहुत है, बर्फ़बारी यहाँ भी हो रही है, खुश्क हवाएँ भी चल रही हैं। किस शहर में कितना दर्जा हरारत है, सोनिया सुंदर हमें बताएंगी। ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू जवाद। अब वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मुतला अबर आलूद रहने का इम्कान। ताहम शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश और बर्फ़बारी भी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्री तक, स्काई क्लियर रहेगा। हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद में भी आज जो टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको मीरपुर खास। तो मीरपुर खास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 24 डिग्रीज तक और सूरज चमकता रहेगा। जबकि नवाबशाह में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होने जा रहा है एक्सपेक्टेशंस है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक, यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। जबकि लाड़काना में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है, यहाँ पे भी सूरज चमकता रहेगा। जबकि गवादा में मौसम थोड़ा सा कतरे बेहतर होगा और 17 होगा टेम्परेचर मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। जबकि अगर क्वेटा की बात करें तो क्वेटा के जो मौसम है उसमें आज बारिश की एक्सपेक्टेशंस है और आज का जो मिनिमम टेम्परेचर क्वेटा में एक्सपेक्टेड है वो है 0 और जबकि जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 9 तक। और अगर मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी बादलों का राज बरकरार रहेगा। जबकि लाहौर में जो आज मिनिमम टेम्परेचर होने जा रहा है वो है 7 एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जाएगा 19 डिग्रीज तक, स्काई क्लियर रहने का इम्कान। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में जो आज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक, स्काई क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में बादलों के साथ शाम के औकात में बारिश एक्सपेक्टेड है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो होगा 7 और मैक्सिमम रिकॉर्ड किया जाना है 19 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको वहीं पड़ोस में मरी की जानिब। तो मरी में आज रात को बारिश की तवक्को है, जबकि आज जो मिनिमम टेम्परेचर वहाँ एक्सपेक्टेड है
वो है 6 और मैक्सिमम होगा 11 डिग्रीज तक। जबकि पेशावर की बात करें तो पेशावर का मौसम खुशगवार रहेगा और खुशगवार मौसम के साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। जबकि मुजफ्फराबाद में बारिश एक्सपेक्टेड है और बारिश के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक। और स्कर्दू में भी आज रात बारिश की पेशन गोई है और आज जो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है -8। जी हाँ बिल्कुल, और जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 0। तो ये थी मुल्क भर से आज की वेदर अपडेट्स। और चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से की जानिब, जहाँ पर हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद होंगे और मुल्क के बेशतर जो इलाके हैं उस हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे वेदर अपडेट्स क्या होंगी। जवाद, ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया। हमें मौसम की सूरत हाल के बारे में बता रही थी, किस शहर में कैसा मौसम रहा वो तो आपने जाना। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात कर रहे थे कि अब ये मौसम की हिद्दत जो है वो उसमें कमी आएगी या मज़ीद बढ़ेगी। मौसम की सर्दी जो है और बारिश बर्फ़बारी किस शहर में कितनी ज़्यादा होने जा रही है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बताइएगा, जो कराची की सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर हिद्दत बढ़ रही है थोड़ी सी, 13 कम से कम दर्जा हरारत हो चुका है। यहाँ एक स्पेल और आना है सर्दी का, या अब दर्जा हरारत मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ता जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई मुझे, बहरहाल जो मैं समझ पाया हूँ कि पहले आपने कराची के लिए शायद पूछा है। तो कराची में पिछले 2-3 दिन से ज़ाहिर है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है और अब आगे ज़ाहिर है ये इस वक्त जो वेव चली है ना, वेस्टर्ली वेव अप्रोच की है। बलूचिस्तान में अच्छी बारिश हुई है, मकरान कोस्ट पे भी, कोयटा और गिरदुनवा में भी बर्फबारी भी हुई है, ज़ियारत में, चमन में, और दूसरा कान में तज़ई वगैरह का जो एरिया है, कोयटा में भी हल्की फुल्की बर्फबारी हुई है। और इसी तरह से ये वेव जब ऊपर केपी की तरफ जा रही है तो गिलगित बल्तिस्तान में भी और केपी के शुमाली इलाकों में भी अच्छी बारिश भी होगी और स्नोफॉल भी होगी। अगले 2 दिन तक एटलीस्ट इसी तरह का वेदर रहेगा उधर नॉर्थ में, यानी 22 तारीख तक, 22 जनवरी तक। और गिलगित में और कश्मीर साइड पे तो हो सकता है 22 की रात तक या 23 की सुबह तक ये स्पेल चले। तो उसके बाद फिर सर्दी, ज़ाहिर है एक दफ़ा पूरे मुल्क से जब वेव निकल जाती है तो फिर सर्दी बढ़ जाती है। उसके बाद कोल्ड एयर आएगी तो ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। कराची में भी फिर दोबारा सिंगल डिजिट में जाने का है इम्कान टेम्परेचर का। अच्छा। ये भी आने वाला जो फ्राइडे होगा उसमें कह सकते हैं आप, अगला वीकेंड वो 3-4 दिन ऐसे। व्हाट अबाउट सेंट्रल पंजाब? ओवरऑल वैसे तो पंजाब में बहुत ज़्यादा सर्दी है, हम साउथ पंजाब की भी बात करें तो वहाँ भी है, लेकिन बहरहाल सेंट्रल पंजाब में दर्जा हरारत कुछ थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि 8-9 चल रहा है। पिछले दिनों तो हम देख रहे थे 4-5 और 2-3 चल रहा था। वहाँ लाहौर, फैसलाबाद वगैरह की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? असल में वही जो वेव दाखिल हुई है ना, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि बेशतर इलाकों में इस वक्त कहीं हल्के, कहीं ऊंचे और कहीं इस तरह के बादल हैं। तो उसके बायस ही रात का टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, 2-2, 3-3 डिग्री एक पिछले जो कोल्ड वेव चल रही थी उसके मुकाबले में अब इंक्रीज़ हुए हैं। तो जब तक ये इस वेव का असर रहेगा, यानी अगले 2 दिन तक, आज 20 है और यानी परसों तक इसके असरात रहेंगे, तो ज़ाहिर है कोल्ड एयर थोड़ी सी पीछे होती है, रिसीड होती है जब वेस्टर्ली वेव दाखिल हो जाती है मुल्क में। तो ये जब पास ऑन कर जाएगी 23 के बाद तो फिर सर्दी बढ़ जाएगी दोबारा से टेम्परेचर। वही जैसे उधर स्कर्दू साइड पे तो आपने देखा था -14 तक, और इसी तरह से एस्तो, स्कर्दू और कालाम वगैरह में -8, -10। तो दोबारा उसी रेंज में चले जाएंगे 23 के बाद टेम्परेचर्स। अच्छा, अभी तो बादल हैं, वेस्टर्ली वेव का असर है, तो इस वजह से बढ़े हुए हैं थोड़े टेम्परेचर जगह जगह। सरदार साहब, अभी क्योंकि जवाब ने आपसे पंजाब के हवाले से ही सवाल किया है तो मैं भी उसी के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर वो धुंध और कोहरा जो है वो बढ़ता चला जाता है उसी के साथ साथ। और जब इतना कोहरा बढ़ जाता है पंजाब में कि जो मोटरवेज़ हैं वो भी बंद कर दी जाती हैं, तो मैं चाहूँगी उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप बात कर लें, क्योंकि हमारे सुनने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोटरवेज से सफ़र करते हैं बाय रोड, चाहे वो फैमिलीज़ को लेके जाएँ या अदरवाइज़ भी जब ट्रैवल करते हैं सामान वगैरह लेके जाना होता है तो तिजारत भी हो रही होती है मोटरवेज़ के थ्रू। तो मोटरवेज़ का क्या हाल रहेगा वहाँ पर जब तक धुंध छाई रहेगी इस तरह से? इसमें देखिए, जब तक मैं अगेन वही कहूँगा, जब तक ये वेव प्रिवेल करेगी ना, वेस्टर्ली वेव, तो तब तक फॉग उतनी थिक नहीं होगी तो सही पैचेस में फॉग होती है इस दौरान में भी कुछ जगहों पर, खासकर जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ ज़ाहिर है मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होता है, और वो रात में जब टेम्परेचर फॉल होता है तो कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार करता है।
तो अगले 2-3 दिन तो रिलेटिवली कम फॉग होगी। जैसे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थिक फॉग होती थी और रात के पहले पहर ही शुरू हो जाती थी और फिर दिन 11 बजे तक एटलीस्ट रहती थी। अभी अगले 2-3 दिन कम होगी और लेकिन उसके बाद जब ये वेव निकल जाएगी दोबारा कोल्ड एयर पूरे मुल्क पर प्रिवेयर करेगी, तो ऑलरेडी जो आपका वेदर सिस्टम पास ऑन करके गया होगा तो उसके बाद मॉइस्चर होगा फिजा में, तो ज़्यादा थिक फॉग हो जाएगी। यानी 23-24 के बाद फिर अगला स्पेल आने तक, यानी 28-29 को अगला स्पेल मुतवक्के है शुमाली इलाकों में दोबारा से बारिश और बर्फबारी का। तो तब तक एक तरह से ना अगेन डेंस फॉग रहेगी, वही रात में जो शुरू होती है और दिन के 11 बजे तक एटलीस्ट, खासकर मोटरवेज के साथ साथ और जो वेजिटेटिव एरिया होते हैं उनमें ज़्यादा एक तरह से थिकनेस और थिक फॉग होती है। जी बिल्कुल ठीक है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार साहब हमें मौसम के बारे में बता रहे थे कि किस शहर में कैसा मौसम रहेगा आने वाले दिनों में। उन्होंने बताया एक वेव अभी और आनी है सर्दी की, सर्दी जा नहीं रही है। जब आपको पता है जब भी हम सरदार साहब से बात करते हैं या मैं वेदर अपडेट्स देती हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही असर होता है। मुझे पता चल जाता है आज कराची का मौसम क्या होने वाला है, मैं पहले से गर्म कपड़े निकाल लेती हूँ। तो इसीलिए हम आपको वेदर अपडेट्स देते हैं कि भाई घर में जो है ना सबको पता होना चाहिए, स्पेशली जिनके घर बच्चे और बुजुर्ग हैं, कि आज का मौसम जो है वो क्या है। और यहीं पर वक्त हो जाता है ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। शो में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताते हैं कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा लगने वाले डेल्टा कैटल शो का कल आखिरी रोज़ था, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और इस कैटल शो में 2000 से ज़ायद मुख्तलिफ नायाब नस्ल के जानवर, सैकड़ों परिंदे, मछलियों की नायाब नस्ल के अलावा फूड कोर्ट का भी एहतमाम किया गया था। सोनिया ने वहाँ का विजिट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है ज़रा पहले आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। हम कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं आउटडोर और आपको अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं कि हमारे जो कराची सिटी में जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं वहाँ का अहवाल सुनाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे खूब सारी जो हैं वो मोटे मोटे बैल हैं जिनसे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन ये कि एक्सपो सेंटर में कराची में ज़बरदस्त एक कैटल शो हो रहा है। और ना सिर्फ कैटल शो बल्कि फिशरीज़ और पेट्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं यहाँ पर, और एक बड़े पैमाने पर लगाया गया है। चौथी बार ये एक्सपो जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और यहाँ पर मैं एक आपको कमाल की बात बताऊँ, जितने भी कैटल्स और फार्म्स हैं, कैटल फार्म्स हैं, बर्ड्स वाले हैं, बकरे वाले फार्म्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं। बड़ी हैपनिंग लगी हुई है, आप एज़ यू कैन सी हर जगह लोग ही लोग हैं। तो चलते हैं, आपको बाकी का भी अहवाल सुनाते हैं। इस वक्त मैं एक व्यापार के साथ मौजूद हूँ जो इस वक्त सांघर से आए हुए हैं। मेरे पीछे जो आप बकरे देख रहे हैं ना, ज़बरदस्त किस्म के, ये उन्हीं के, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकरे आपके बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, क्या खिलाया पिलाया और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके यहाँ लेकर जो आए हैं आप जानवरों को? ये एक्सपो की तरफ से हम आए हैं, हमारा गोट पे गांव फार्म है, गांव पे फार्म है जी हाँ, उससे टंडो आदम सांगर से लेके आए हैं। ये कितना बड़ा है? ये बड़ा ज़बरदस्त बकरा है। ये 4 दांत है। 4 दांत का, देखिए 4 दांत का बकरा है ये। और अच्छा बकरी है ये, बकरा वो है, वो उसकी सींगें देखिए क्या ट्विस्टेड हैं। ये कितने का है? तकरीबन 15 से 20 लाख का। 15 के 20 लाख, 20 लाख का। 20 लाख का बकरा जी हाँ। कितने दांत है? ये देख लो 4 दांत है, 4 दांत है इसके जी हाँ। ये मैच्योर बकरा है भाई, ऐसे बहुत महंगा भी है, लेकिन खैर बहुत ज़बरदस्त बकरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, मेरे पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त सा बैल मौजूद है, आए उनके पास भी ज़रा चलते हैं और पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बैल है जी? आपने इसको क्या खिलाया पिलाया और इसकी क्या उम्र है? इसकी एज तकरीबन जो ना 9-8 ईयर्स है और ये थरी नस्ल का बैल है। थरी ब्रीड में जो ना ये नंबर 1 है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी फेस्टिवल्स होते हैं मोस्टली ये नंबर 1 ही आते हैं। अच्छा, इसका कोई नाम वाम भी होगा ना? बिल्कुल, इसका मजनू नाम है इसका, और नाम भी रखा हुआ है हमने। अच्छा, इसका नाम मजनू है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और काफ़ी हट्टा कट्टा भी है। आपने देखा अभी हमने आपको कितने खूबसूरत जानवर दिखाए हैं। वो मुझे जो फेवरेट लगता है ना वो घोड़ा लगता है, और मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा आप देख सकते हैं। इसका क्या, अस्सलाम वालेकुम, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डोरेमोन।
डोरेमोन, एक कार्टून है डोरेमोन, बहुत फेमस कैरेक्टर है, उसके नाम पर रखा गया है। और इसकी क्या उम्र है? इसकी एज 6.5 साल। 6 साल, बट बहुत खूबसूरत। इसको मैं हाथ लगा सकती हूँ? हेलो डोरेमोन। अब यहाँ पे जो है ना इतनी इंटरटेनमेंट लगी हुई है स्पेशली बच्चों के लिए। मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ, तो सोचे बच्चों का क्या हाल होगा। चलिए एक बच्चे से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दयान यावर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? मुझे बहुत मजा आ रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पर आपको? काउस। कौन सी वाली? वो ब्लैक वाली है व्हाइट वाली? वो ब्लैक जो बड़ी सी थी एक। अच्छा, तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग अब यहाँ पे? एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। भी देखिए मेरे पीछे क्या जबरदस्त ऊंट मौजूद है। यहाँ पर आला इकसाम के जानवर रखे हुए हैं, चाहे वो बकरे हों, चाहे वो घोड़े हों, बैल है, गाय है या ऊंट है। इस वक्त मेरे पीछे जबरदस्त किस्म का ऊंट है, जरा उनके व्यापारी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सी जगह से आए हुए ऊंट हैं? पारकर के। अच्छा, उनकी क्या उम्र है? उम्र 6 साल है। आप यहाँ पे आए, कैसा रिस्पॉन्स मिला? बाकी लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया इनको देख के? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। आप देख सकते हैं ऊंट कितने खूबसूरत हैं, उनके ऊपर फेस पेंटिंग भी हुई है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वैरायटी ऑफ भेड़ हैं। ये शीप है और आप देख सकते हैं कि क्या कटिंग हुई हुई है और क्या इनके हेयर डूज हैं और क्या इनके हेयर कलर्स हैं। तो क्या आपको पार्लर में मिलेंगे ऑरेंज कलर के, ब्राउन कलर के, और ये चुटक्कू सा भी एक यहाँ पर आप देख सकते हैं। बार बार एक बात कहा करती हूँ कि कराची की जो रौनक है ना माशाल्लाह बहाल हो गई है। लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, इवेंट्स पे बड़ा मजा आता है। इस वक्त मैं देख रही हूँ काफी सारी फैमिलीज और छोटे छोटे बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आप चले जरा मेरे साथ बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयजा। अच्छा आयजा, आप एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर? तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस भी हैं, काउस भी हैं, शीप है, गोट्स हैं, क्या सबसे अच्छा लगा? गोट्स। ये देखिए मेरे पीछे क्या खड़ा हुआ है, ये घोड़ा है और ये सबसे नायाब नस्ल का घोड़ा है और ये टॉलेस्ट हॉर्स है पाकिस्तान में अब तक आया है। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, आई गेस ये कोई 7 फीट के करीब तो होगा। जरा बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, क्या खाता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टॉलेस्ट हॉर्स है जो पाकिस्तान में अब तक आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अमेरिकन परचौन ब्रीड है ये। जी। इसका क्या नाम है? लाल साईं। लाल साईं। अच्छा, इस ब्रीड के लिए क्या कुछ खाना स्पेशल वगैरह, क्योंकि ये हाइट है इसकी, ज़्यादा एनर्जी वगैरह भी ज़्यादा होगी, तो फिर खाना भी उसी हिसाब से देते होंगे? खाना नॉर्मली ये होता है कि बस डाइट डबल हो जाती है, जिस तरह आम घोड़ों की जो खुराक है खुराक वही है, लेकिन इसके नखरे ज़्यादा है। सुबह शाम की मालिश है, देखभाल इसकी बहुत करनी पड़ती है। तो मेरे ऊपर आप देख सकते हैं परिंदे बैठे हुए मेरे सर पे, और इतने खूबसूरत परिंदे हैं कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे फिशरीज या कैटल शो, यहाँ पे बर्ड शो, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। यहाँ पर मैं हाथ तो लगा रही हूँ कहीं ये उड़ ना जाए या परेशान ना हो जाए, लेकिन खुदा की कुदरत नजर आती है, इतने खूबसूरत रंग है। जरा आप देखें, ये आप छोटे से नन्हे से बच्चे को देख रहे हैं मेरे पीछे, इन्होंने रखे हुए, ये इसी एक्सपो का पार्ट है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है आपका? अस्सलाम, मेरा नाम हसन है। हसन, ये आपने रखे, ये आपके पेट है? जी। तो ये आपके, ये जो आपने अरेंज किया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद अपनी कंपनी से अरेंज किया हुआ है? जी, ये हमारा जू है, द वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर, ये उसकी तरफ से लगाया गया है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे लगाया, आपको कोई फायदा हुआ? यहाँ पे लोग आए, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया? जी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोग, ज्यादा आते हैं, अच्छे से करीब से देखते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि केजेस के अंदर रखा नहीं जाता, इनको एवरीज के अंदर रखना अच्छी बात होती है। ये देखिए व्यूअर्स, बहादुरी की आला मिसाल कायम की आज मैंने शो में। कुछ बात करना पसंद करेंगे आप? तो ये जितनी खूबसूरत डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये जितनी अच्छी आप मैनेजमेंट देख रहे हैं, जितना अच्छे तरीके से सारे स्टॉल्स लगे हुए, हम देखते हैं कि इतना अच्छा मैनेज जो है करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन हो गया है समहाउ। लेकिन ये किया किसने है, आपको उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर,
इतनी खूबसूरत तरीके से ये मैनेज हुआ है, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से इतने बड़े पैमाने पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह से इसको मैनेज किया है, आपका विजन क्या है, और ये एग्जीबिशन चौथी मर्तबा लगी है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह डेल्फा कैटल शो सीजन 4 कामयाबी से जारी है और आज इसका लास्ट डे है, संडे। आप देख रहे होंगे कराची हाइट्स की खुशियाँ, और यहाँ पर वो सब कुछ होता है जो शायद हमारे कराची वाले सिर्फ टीवी पे या मूवीज में या सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। यहाँ हम उनको लाइव दिखा रहे हैं। ये सब ज़रूरत है कराची को इस तरह के इवेंट्स की, ज़रूरत है कराची हाइट्स को इसी तरह की खुशियों की, ज़रूरत है इस बात की कि हमारे ऐसे सेक्टर्स जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, जिसमें इतना पोटेंशियल हो, वो इस तरह से हाईलाइट्स होने चाहिए। लोगों की बहुत मेहनत है। हमने एक एक चीज़ कवर की है, यहाँ तक कि बर्ड्स को भी कवर किया है, और मैं खुद क्योंकि एनिमल लवर हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है, हम सब ने बहुत ही यहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने ये बैल देखा मेरे पीछे? अब आप देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत, इतना बड़ा बैल है, तो इसका जो व्यापारी है उससे बात करवाती हूँ आपकी। ये देखिए, ये उसके व्यापारी है, ये क्यूट सी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खदीजा है। खदीजा, ये आपने पाला हुआ है? जी, हमारी खुद की पलाई के जानवर। खुद की पलाई के जानवर है। इसका क्या नाम है? इसका नाम V8 है। ये ब्राह्मण ब्रीड में हमारे पास आया था। इसका नाम V8 है और ये ब्राह्मण ब्रीड का है। और खदीजा को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। खदीजा, इसको अपने हाथ से खाना खिलाया आपने कभी? हाँ, मतलब जब हम लोग फार्म पर होते हैं तो उससे पहले इनकी टाइमिंग्स होती है तो हम खुद ही इन्हें डालते हैं। अच्छा, आपने खुद से खिलाया खाना? इसमें बहुत सारी इनको खाने की ब्रीड है, जैसे चनाटी, दलिया, चौकर, ये सब हम इन्हें खिलाते हैं। इस वक्त मैं नासिर शाह साहब के साथ मौजूद हूँ, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नासिर साहब, क्या इनिशिएटिव है, क्या एक्सपो लगी है? मैं इस वक्त पूरा घूम फिर के आ रही हूँ। आप कैसे देखते हैं इसमें जो आपने इस वक्त तक प्लानिंग की है, ये चौथी एक्सपो है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसके? देखें, ये हर साल या जब भी एक्सपो लगता है उसके बाद इसको और मज़ीद बेहतर तरीके से लगाया जाता है। और आज का जो एक्सपो है जो 3 दिन से है, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ पार्टिसिपेशन रही, या बिजनेस भी हो रहा है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और ये सब कुछ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन है उसके तहत ये हो रहा है। और हमारे मिनिस्टर मलकानी साहब ने बहुत काम किया और इनकी पूरी टीम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने आपको पाकिस्तान का लार्जेस्ट लाइव स्टॉक, फिशरीज और कैटल शो दिखाया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी, विद फैमिली लोग थे यहाँ पर, बिजनेस भी यहाँ पर हुआ, लोगों ने इंजॉयमेंट भी की यहाँ पर। और ये 4th एक्सपो था। और नासिर साहब का कहना है कि इससे अच्छा और भी एक्सपो हम जल्द ही लगाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा और तरक्की की राह पर गामजन होगा। अच्छा जनाब, मैं तो चली, लेकिन आपने भी कहीं जाना नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। दिस इज मी सोनिया सुंदर साइनिंग ऑफ। भाई बहुत अच्छा इवेंट था सोनिया, और आपने तो बड़ा एंजॉय भी किया वहाँ पे। हर तरह के, हर नस्ल के, हर रंग के जानवर अभी तक देख के जो है ना, मैं इसको मुझे याद आ रहा है कि भाई 1-1 करोड़ का बैल था। क्या बड़े बड़े बैल थे, क्या ज़बरदस्त जो है वो घोड़े थे, बकरे थे, हर कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैं एक्साइटेड हूँ स्टिल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 5th जब होना तब भी मैं जाऊँ, पैकेज बनाऊँ। और बड़ी खूबसूरत आपने उसमें बात की थी कि कराची को, पाकिस्तान को इस तरह के इवेंट की ज़रूरत है ताकि रौनकें बहाल हों पाकिस्तान के। बहुत परेशानियाँ पाकिस्तान में देख ली हैं, अब जरा खुशियाँ भी देखें। ऐसा ही है। और अब एक और वक्त हो जाता है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कराची में एक बार फिर कोरोना तेज़ी से फैलने लगा है, लेकिन मरीजों की अक्सरियत टेस्ट नहीं करवा रही है, इसलिए वायरस का फैलाव का खतरा है। कोरोना वायरस बच्चों और बुजुर्गों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोरोना इन्फ्लुएंजा जो है वो N1 और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामत के हज़ारों मरीज़ अस्पतालों में आ रहे हैं और टेस्ट भी करवा रहे हैं। कराची डॉ अस्पताल के प्रोफेसर सईद खान ने तस्दीक की है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, और टेस्ट करवाने पर 25 से 30% जो मरीज़ हैं उनकी तादाद ऐसी है
जिनमें कोविड पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस सर्द मौसम के आते ही नज़ला ज़ुकाम और इस तरह के केसेस में इजाफा हो जाता है एज़ यूजुअल, हर साल ही हम इसको सुनते हैं, मगर अब ज़ुकाम केसेस में 25% मरीज़ों में जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? तो देखिए, ऐसा है कि सर्दियों के ज़माने में नज़ला खांसी ज़ुकाम वाले वायरसेस में इजाफा तो ज़रूर होता है, और इन वायरसेस के अंदर कोरोना वायरस भी शामिल है। मगर इसके अलावा दूसरे भी दीगर वायरस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या RSV, और बहुत सारे वायरसेस हैं। इस साल जो है वो नज़ला खांसी ज़ुकाम के केसेस में हम इजाफा तो देख रहे हैं, मगर वो जो हमारा मामूल है वो उसी के मुताबिक है। एंड इनफैक्ट अगर मैं अपने हस्पताल की बात करूं तो हमारे पास इन्फ्लुएंजा के केसेस ज़्यादा हैं, कोविड के केसेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक यही डिपेंड करता है कि आपने किसको टेस्ट किया और कितना टेस्ट किया आपने। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है वो ये कि वैक्सीनेशन जब हुई थी तो उसके बाद में टेस्ट रुझान में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, और क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, इसकी वजह से वायरस फैल रहा है? नहीं जी, ऐसा है कि ये जो टेस्ट करने के जो वजूहत होते हैं वो यही होता है कि आप ये देखें कि जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए इलाज की भी ज़रूरत है कि नहीं। ज़्यादातर लोग जिनको कोविड होता है उनके अंदर आपको इलाज देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों के अंदर जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको या शदीद बीमारी है। आजकल अगर फ़र्ज़ करें कोई नज़ला खांसी के साथ आता है तो हम कोविड का टेस्ट नहीं करते, क्योंकि पहले जो करते थे उसकी वजह फैलाव से रोकने के लिए था। अब चूँकि कोविड हर जगह है तो उसको रुकावट के लिए हम टेस्ट नहीं करते। जी, वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप देखें, आप डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा पता है, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ कि घर में जब किसी को होता है ना नज़ला ज़ुकाम, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें, ये सब मोर और लेस सेम सिम्टम्स शो करते हैं, इसलिए घर में बैठकर पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये पेशेंट को हुआ क्या है, कोरोना है खुदा ना ख्वास्ता या कोई और चीज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले क्या की जाए? दवा को पहले शुरू करवाया जाए या पहले टेस्ट करवाया जाए? दवा को शुरू किया जाए। अगर घर में किसी को नज़ला खांसी ज़ुकाम बुखार है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, अमूमन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस वो ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है। एंड दवाइयों के अंदर आप वो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं नज़ले के लिए, बुखार उतारने के लिए, वही इस्तेमाल करें, और अमूमन आपकी तबीयत जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन में बेहतर हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, अगर बुखार बहुत तेज़ हो जाए, अगर खांसी बढ़ जाए, सांस में मुश्किल हो, तो फिर आप अस्पताल की तरफ रुजू करें, उस केस में फिर हम टेस्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, लास्ट टाइम भी जब कोविड बहुत तेज़ी से फैला था तो हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल आम कर दिया था और हाथों में हैंड सैनिटाइज़र्स वगैरह जो है वो रखने शुरू कर दिए थे जगह जगह, और इस तरह की सूरत हाल खुदा न ख्वास्ता दोबारा आए तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि अभी भी हमें मास्क का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र्स और एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए? देखिए, हाथ साफ रखना इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, चाहे कोई बीमारी फैली हुई हो ना फैली हो, क्योंकि हाथ साफ रखने से दीगर दूसरी बीमारी में बचती हैं। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जिसकी तबीयत ख़राब है वो मास्क ज़रूर पहने। तो अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब है या अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे लोगों को ना लगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या सबको मास्क पहनना चाहिए, तो अभी तो आई डोंट थिंक इसकी इतनी ज़रूरत है। अलबत्ता एहतियातन अगर आप पहनना चाहें तो उसमें कोई हर किस को नुकसान नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसमी नज़ला ज़ुकाम आजकल बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमने देखा था जब कोविड की पहली वेव आई थी, फिर मुख्तलिफ वेरिएंट भी आया, उनमें बच्चे इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए थे, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं नज़ला ज़ुकाम से। क्या उनका भी टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं जी, बच्चों का भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी चीज़ बच्चों के अंदर ये है कि अमूमन उनको नज़ला खांसी ज़ुकाम जो है वो आप जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उस वक्त लगता है, यानी ये वही टाइम होता है जब आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा रहे होते हैं इन वायरस के ख़िलाफ़। तो बच्चों में तो अक्सर ये नज़ला खांसी ज़ुकाम बहुत फैलता है। सर्दियों के ज़माने में बुरे होते हैं, मगर गर्मियों में भी अक्सर उनकी नाक बहरी होती है और खांसी वगैरह होती है। उन सबको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का भी बता दीजिए, क्या हम जिन्होंने डबल डोज करवा लिया है क्या उन्हें भी अभी दोबारा ज़रूरत है, अगर उनको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो वैक्सीनेशन करवाएं? देखिए, ये जो सर्दियों में जो बीमारियां होती हैं, वायरसेस होते हैं, 3 वायरसेस हैं जिनके वैक्सीन होते हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, जिसको फ्लू वैक्सीन भी कहते हैं। याद रखें, जब फ्लू कहते हैं तिब्बी ज़बान में, तो ये नज़ला खांसी ज़ुकाम को नहीं कहते, ये ख़ास इस वायरस के इन्फेक्शन कहते हैं।
तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू का वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में मिल जाता है, अक्टूबर में आता है ये तकरीबन। और ये यूजुअली ताकीद करते हैं कि अक्टूबर सितंबर में सभी ये वाली वैक्सीन लगा लें, हर साल लगाना होता है। कोविड की वैक्सीन जो है वो अपडेटेड आती है, वो पाकिस्तान में पास आजकल अवेलेबल नहीं है, मगर हाँ जो नई वाली वैक्सीन आई है वो लगा लेनी चाहिए, क्योंकि उस पुरानी वाली वैक्सीन अब वो काम नहीं करेगी। और आखिरी वैक्सीन एक वायरस है RSV के नाम से, ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज़्यादा या जो ज़ईफ लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत शदीद बीमारी पैदा कर सकती है, वो भी आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल महमूद आपका हमें ज्वाइन करने का और इतने अच्छे से हमें करने का। सो ये हेल्थ एक्सपर्ट की राय है कि भाई इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। और अगर आपके घर में किसी को भी इस तरह की कोई शिकायत है तो मास्क पहन के रखिए, एहतियाती तदबीर ज़रूर करें। अब वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, मुझे और जवाद को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।